सो ओके एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास यहाँ से। देखिए, लास्ट क्लास में एक तो टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए लास्ट क्लास लेक्चर 2 जो ऐप के अंदर है उसके अंदर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई। समटाइम्स सेटिंग में कुछ इशू आ जाता है, वो तो रेयर आता है, कभी ना कभी आ जाता है, टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कह सकते। तो अब वो सेटिंग ठीक कर दी गई है, साउंड का इशू नहीं रहा अब। तो अब जो लास्ट क्लास में हुआ था, लास्ट क्लास में बेटा हमने बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ये दो एंट्रीज पास की थी। इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वो पैसा है जो एप्लीकेशन मनी के तौर पे कंपनी को मिलता है एप्लीकेशंस के साथ। तो मेरा जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें एप्लीकेशन मनी जो थी वो रिसीव हुई थी 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली। आपके सामने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज है, और 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का भी इफेक्ट आ जाए। 120 इंटू 2,40,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। अब आपको पता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। दो बातें हुई थी लास्ट क्लास में, एवरीवन लिसन केयरफुली। एक तो हमने टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन किया था, बिकॉज जब ऑफर कंपनी देती है पब्लिक को तो वो ऑफर ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब का मीनिंग होता है कि हमें 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट जो ऑफर है, इन माई एग्जाम्पल दैट इज फॉर 1 लाख शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पर उस ऑफर के अगेंस्ट कंपनी को पब्लिक से जो रिस्पॉन्स मिला है, कितनी एप्लीकेशन दी हुई है 120, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। दूसरा केस है कि हमें कम एप्लीकेशन मिलती हैं, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एज पर सेबी यहां पर दो बातें थी कि 90% ऑफ द ऑफर शुड बी सब्सक्राइब्ड। अगर आपकी 1 लाख एप्लीकेशन का ऑफर है तो 90% मीन्स 90,000 तक वो ऑफर सब्सक्राइब होना चाहिए। मीन्स अंडर के केस में भी मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आपको मिलनी चाहिए, तो आप इस ऑफर को आगे परस्यू कर सकते हो। नहीं तो फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनका पैसा भी वापस जाएगा। होता है ना, समटाइम्स हम आपको कोई ऑफर देते हैं तो हम बोलते हैं कि बेटा कम से कम 50% स्टूडेंट्स तो होने चाहिए, या 30% स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट होने चाहिए उसके अंदर, या इतने स्टूडेंट तो मिनिमम आने चाहिए। अब अगर 50% स्टूडेंट्स भी यस नहीं करते, कंसेंट नहीं देते, तो वो ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो एक कंडीशन के साथ था कि मिनिमम 50% स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर दैट। तो ऐसे ही यहाँ कंडीशन है 90% की, तो ये ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। जिनका पैसा आया है उनका पैसा 120 डेज में वापस करना पड़ेगा। तो ये कंपनी पे कंडीशन होती है, इसलिए कंपनी जो पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन मनी का उसे एक सेपरेटली ओपन बैंक अकाउंट में रखती है। दूसरा हमने लास्ट क्लास में बात की थी, डोंट वरी मैं 15 से 20 मिनट में सारा रिपीट कर दूंगा जो भी प्रीवियस क्लास में हुआ था डिस्कस, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस लेक्चर का तो कुछ नहीं होता, उसमें वॉइस नहीं है, तो आगे के लेक्चर्स में वो सब कवर कर दिया जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड पॉइंट था जो, वो था 5% ऑफ द फेस वैल्यू। ये क्या था, याद है सबको? दोनों भी रिपीट हो रहे हैं। 5% ऑफ द फेस वैल्यू, क्योंकि लास्ट क्लास में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जितनी भी फेस वैल्यू है, सपोज एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो मिनिमम फेस वैल्यू का 5% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए, 10 रुपीज का 5%, दैट बिकम्स 50 पैसा। तो मैं जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको एप्लीकेशन मनी 1 रुपया 2 रुपए या 50 पैसा तो मिनिमम मिलेगी, क्योंकि 50 पैसे से ऊपर कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो 10 रुपीज भी वापस ले सकते, सॉरी 10 रुपीज भी शेयर होल्डर से ले सकते हो एट ए वन टाइम, सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ, बट मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगी 5%, और आपका ऑफर 90% तक सब्सक्राइब होना चाहिए। तो अगर आपके पास एप्लीकेशंस 1 लाख से ज्यादा आती हैं
तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 1 लाख से कम आती हैं तो उसको बोलते हैं 95,000, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लोज लग जाता है, वो या तो 90% फिक्स है बाय द सेबी, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी मना लेती है सेबी को कि हम अगर कम से भी स्टार्ट कर सकें, बिकॉज हमें अपना वेंचर स्टार्ट करने के लिए अभी 70% पैसा ही चाहिए, तो भी सेबी मान सकती है। तो वो एक अमाउंट है जो पहले से फिक्स की जा सकती है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 90% का क्लोज लग जाएगा। थर्ड है फुल सब्सक्रिप्शन। ये कोइंसिडेंस की बात है कि 1 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट 1 लाख का ही ऑफर आया पब्लिक की तरफ से, तो वो तो कोइंसिडेंस की बात है। अदरवाइज ऑफर या तो ओवर सब्सक्राइब होता है या अंडर होता है। 1 लाख एक फुल केस है। तो ये तो था एक लास्ट क्लास में जो हमने 3 बातें की थी। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, फेस वैल्यू का 5% शुड बी द मिनिमम एप्लीकेशन मनी, एंड 90% पब्लिक सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा है टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। जब आपके पास 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, उस केस में डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन होती है कि किसको हमने शेयर देने, किसको नहीं देने। तो उस केस में 3 ऑप्शंस बनती हैं। पहली ऑप्शन का नाम है, बताओ क्या? फर्स्ट का नेम क्या बेटा? कौन सी अलॉटमेंट है? नो अलॉटमेंट। नो अलॉटमेंट मींस आपको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज हो सकता है कंपनी की जो कंडीशन रही हो। अब कंपनी तभी तो कंडीशन रख पा रही है ना क्योंकि उसका ऑफर ओवर सब्सक्राइब्ड है। जब हमें 40 स्टूडेंट्स चाहिए हो और हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के नेम्स हों, तो हम अपनी कंडीशंस को रख के 10 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी भी कोई कंडीशन लगा देगी, और वो कंडीशन पहले लिखी होती है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन दीज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी रीजन होता है वो वहां पे कुछ। तो कंपनी कुछ एक शेयर होल्डर्स को मना कर देगी शेयर देने के लिए, सॉरी एप्लीकेंट्स को मना कर देगी शेयर देने के लिए, बिकॉज अभी तक वो एप्लीकेंट्स हैं, शेयर होल्डर्स बने नहीं है। तो इसको बोलते हैं नो अलॉटमेंट। दूसरी कैटेगरी होती है फुल अलॉटमेंट। जैसे फुल सब्सक्रिप्शन का होता है ना कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स के ऑफर पे पब्लिक ने भी 1 लाख एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स दिया, तो वह ऑफर इज फुली सब्सक्राइब्ड, नॉट ओवर नॉट अंडर। ऐसे ही हम भी सामने वाले के रिस्पॉन्स को फुली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो 2 बातें हो रही बेटा, कंपनी का ऑफर पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, फिर पब्लिक की एप्लीकेशंस को कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। तो दोनों के हाथ में गेम है, पब्लिक के पास भी और कंपनी के पास भी। जब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया, एक बार एप्लीकेशन मनी दे दी, तो गेम किसके हाथ में, किसके कंट्रोल में है? कंपनी के। कंपनी किसको शेयर देगी, किसको नहीं देगी, कि कंपनी की अपनी मर्जी पे है। तो नो अलॉटमेंट, दूसरा फुल अलॉटमेंट, तीसरा है प्रोराटा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, खैर अब तो लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं आपको, अदरवाइज इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब भी आता है, तो उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका मीनिंग होता है इक्वल रेशो। इसका मीनिंग एक रेशो बना दी जाती है, और वो रेशो अपने बन जाती है। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे 1,20,000 एप्लीकेशन आई हैं, उसमें से 10,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, 5,000 एप्लीकेशन को फुल अलॉटमेंट दे दी, और 1,05,000 जो बैलेंस फिगर आई अपने आप आएगी। ये कैसे आएगी? 120 में से 10,000 माइनस कर दो और 5,000, क्योंकि इनकी सेटलमेंट हो चुकी है। 10,000 वालों को, चाहे वो एक था एप्लीकेंट या कई एप्लीकेंट्स को मिला के 10,000 बना दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, और 5,000 को फुल दे दी गई। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं, चाहे वो कोई 200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 2,000 के लिए कर रहा है, कोई 2,000 के लिए, या कोई 10,000 के लिए, वो सब मिलाकर एक कैटेगरी बना दी जो बची 1,05,000। तो अब 1,05,000 एप्लीकेशंस को देने के लिए कितने शेयर्स बचे, वो इधर से देखो, 0, 5,000। तो हमारे पास देने के लिए कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। 95,000। 1 लाख शेयर्स देने के लिए हमारे पास, उसमें से 5,000 शेयर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो दैट्स राइट। तो वो 95,000 बच गए। तो वो भी एक बैलेंस ही फिगर है, तो इसमें कुछ सिखाने का तो है ही नहीं कि बैलेंस कैसे आता है। 120 में से भाई जो बैलेंस बचा वो 105 है, जिनका बताया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन गिवन बाकी का बैलेंस है। ऐसे इधर 0 का गिवन है, 5,000 का गिवन है, तो बैलेंस हो जाए 95। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट एवरीवन जो आप सब लोग बनाओगे एग्जाम में,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम करते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, शेयर्स अलॉटेड, ये बनते हैं। इस बेस पे हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज बनती हैं। तो वो क्या है, पहली एंट्री बनेगी इस पे 1,20,000 एप्लीकेशंस पे 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 2,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस काउंट 2,40,000। सेकेंड एंट्री, इस 2,40,000 में से किस किस को शेयर्स देने हैं वो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। 10,000 को शेयर्स नहीं देने तो इनका पैसा रिफंड कर दिया, तो रिफंड कर दिया तो एंट्री पास होगी। रिवर्स एंट्री, अभी एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दिस इज कॉल्ड रिवर्स एंट्री। ये एंट्री आप सेपरेटली भी बना सकते हो क्योंकि पैसा वापस करना है जस्ट हमें 10,000 एप्लीकेशन का 2 रुपीज के हिसाब से 20,000, तो वापस कर दिया। दूसरा, जिनको शेयर्स देने हैं ये एंट्री भी सेपरेट बनती है, मैंने कंबाइंड फॉर्म में पास की है ये एंट्री, अदरवाइज ये 3 एंट्रीज हैं। समटाइम्स आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बेसिक्स के अंदर 3 एंट्रीज मिलती हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनको हमने शेयर होल्डर बना दिया, नाउ दे आर शेयर होल्डर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 लाख। एंड थर्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये है वो पैसा जो उन लोगों का पड़ा है जिनको हमने शेयर्स कम दिए हैं। अब 3 तरह से कैटेगरी समझ आ रही है, देखो, नो अलॉटमेंट, उनका पैसा रिफंड कर दिया टू बैंक। टू शेयर कैपिटल, ये उनका पैसा है जिनको हमने शेयर्स दिए हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर ही तो वो लोग हैं ना जिन्होंने अप्लाई किया था 105 के लिए पर उनको शेयर्स मिले 95। तो 10,000 का जो डिफरेंस है 105 और 95 में, कितना डिफरेंस है, 10,000 एप्लीकेशंस का 2 रुपए के हिसाब से जो पैसा है बेटा वो 2 रुपए हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, बताइए कहाँ, नेक्स्ट कॉल में। हमारे नेक्स्ट कॉल का नेम क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ, अलॉटमेंट मनी, इसलिए हम उसको लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तक हमने डिस्कस किया था, ये हमारी 10,000 एप्लीकेशंस का पैसा है जिनको शेयर्स दिए तो गए हैं लेकिन कम दिए गए हैं, इसलिए उनका पैसा हमने एक्सेस में डाल दिया। इसका नाम भी यही है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या नाम है बेटा इसका, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ फुल लेक्चर जो लास्ट क्लास में हुआ था, बिकॉज टेक्निकल फॉल्ट कारण हमारी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसको नेम दिया गया है। ये वर्ड ध्यान से सुन लो बेटा, बार बार यूज होगा, क्वेश्चंस में लिखा होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल, क्योंकि आगे भी तो इंस्टॉलमेंट्स है ना, लेकिन पहली प्रायोरिटी देंगे अलॉटमेंट को। तो जितना भी 20,000 रुपीज है वो इतना कम है कि अलॉटमेंट भी ज्यादा चाहिए होता है हमें। क्यों, क्योंकि 1,05,000 एप्लीकेशन की जब तुम अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो काफी बन जाएगी, ये तो सिर्फ अभी 20,000 ही है। तो 20,000 जो है हमारे पास ये अलॉटमेंट में यूज हो जाएंगे इजीली, क्योंकि अलॉटमेंट में ज्यादा चाहिए हमें। तो नॉर्मली क्या होता है 99% केस में यहाँ जो भी पैसा बचता है वो शेयर अलॉटमेंट में चले जाता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक कंडीशन है कि ये पैसा अलॉटमेंट में यूज होना चाहिए, इतना ज्यादा ना हो कि अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ बेटा, जब तुम इन लोगों को अलॉट मनी कॉल करोगे तो हमारी अलॉट मनी कितनी है, इस क्वेश्चन में अलॉट मनी कितनी है, 240। हमारी अलॉट मनी कितनी है, yes everyone, nobody is responding। ₹3 per share। तो 3 रुपीज पर शेयर अलॉट मनी। तो
अगर हम 95,000 एप्लीकेशंस को अलॉट मनी ड्यू करेंगे, ये एक नई बात बता रहा हूँ जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी आपके साथ। 95,000 को इंटू 3 करोगे तो 2,85,000 आएगा। इट मीन्स जब इन लोगों को अलॉट मनी की जाएगी तो इनका ड्यू बनेगा 2,85,000, जबकि इन लोगों का सरप्लस कितना है हमारे पास, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओनली 20। तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये 20,000 रुपीज प्योरली कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा बेटा, बिकॉज अलॉटमेंट मनी 285 बनती है। क्योंकि ये बात याद रखनी है कि ये किसका पैसा है, ये नहीं कि बैलेंस फिगर आ रही है, वो तो आ ही रही है। 240 में से 20,000 माइनस कर दो जो रिफंड कर दिया, 2 लाख जो हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, 1 लाख इंटू 2। लेकिन ये 20,000 किसका है, ऑब्वियसली उन्हीं का है ना, जिन्होंने अप्लाई किया था 105 के लिए और हमने उनको रिजेक्ट नहीं किया। प्रोराटा का मीनिंग ये भी तो है ना कि नो रिजेक्शन नो फुल अलॉटमेंट, क्योंकि ऊपर वो दो कैटेगरीज बन चुकी हैं। ये है जिनको हमने अलॉटमेंट नहीं की, नो अलॉटमेंट दैट इज रिजेक्टेड, और ये है फुल अलॉटमेंट। तो इनमें ना तो कोई फुल वाला होगा ना कोई रिजेक्ट वाला होगा, सबको कम कम शेयर मिलेंगे एक रेशो में। उस रेशो का नाम है प्रो रेशो, प्रो रेशो, इक्वल रेशो 105:95, जिसका मीनिंग है अगर कोई पर्सन 105 के लिए अप्लाई करता है तो उसे कंपनी थोड़े से कम शेयर देती है, 95 देती है। तो 105 और 95 का डिफरेंस कितने हैं, 10। तो 10,000 एप्लीकेशंस का पैसा हमारे पास एक्सेस है जो एलोटो मनी में जाएगा। चला गया, यहां तक हमने किया था लास्ट क्लास में। अब कोई डाउट है किसी का, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री बनती है यहां पर, थर्ड एंट्री। आज का जो डे है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे की जो 6 एंट्रीज है वो देखते हैं। अब आपको एक बात और समझाई थी लास्ट क्लास में, जब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ये जो हमारा सेकंड एंट्री है इसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। मीन्स किसी एप्लीकेंट को फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मनी के बराबर शेयर कैपिटल इशू करना। इसलिए ये जो दो एंट्रीज है ना, इसमें पहले पैसा मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर डिसाइड होता है किनको शेयर्स देने किनको नहीं देने, कौन एप्लीकेंट वापस आएगा उसका रिफंड कर दोगे एप्लीकेशन मनी, और किसे अपना शेयर होल्डर बनाओगे, ये दो एंट्रीज में डिसाइड होता है। तो सेकंड एंट्री डिसाइडिंग एंट्री है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस स्टेप का नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब फर्स्ट टाइम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इसलिए शेयर्स अलॉट करने के बाद एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट कॉल है उसका नाम रखा गया अलॉटमेंट मनी, जिसका इतना ही मीनिंग है कि अलॉटमेंट हो जाने के बाद जो कॉल आएगी आपको, जैसे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया, जैसे यहाँ पे प्रोस्पेक्टस होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया तो ही तो आपकी सेकंड फीस ड्यू होगी, तो ही तो नोटिस आएगा कि अब आपको सीट मिल चुकी है, आप रेस्ट मनी डिपॉजिट करवा दो कॉलेज में। तो ऐसे यहाँ पे है 2,40,000 रुपीज में से 2 लाख रुपीज की तो कैपिटल दे चुके इनको हम, और बाकी 20,000 इनका अलॉटमेंट में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। अब आप सबको एक और कॉल करोगे और उनसे जो मनी डिमांड करोगे, इस मनी का नाम है अलॉटमेंट मनी। ये हमारी नेक्स्ट कॉल है बेटा। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी कॉल करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे पहले हमने नेम क्या रखा था, शेयर एप्लीकेशन, वो शेयर प्रेफरेंस भी हो सकता है इक्विटी भी, अगर आप नहीं लिखते वर्ड तो उसका मीनिंग क्या होगा, इक्विटी। तो अब इक्विटी शेयर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, तो कैसे एंट्री पास होती है, शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां देखो ये एंट्री कैसे बनी। यहां आपको पता है कि हु इज योर शेयर होल्डर। यहां वो पब्लिक नहीं है, एप्लीकेंट नहीं है, वो डायरेक्टली आपके शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए आप पहले ड्यू की एंट्री पास कर देते हो। जिन जिन से पैसा लेना है उन सबका नेम क्या है। याद है आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि शेयर एप्लीकेशन काउंट और शेयर अलॉटमेंट काउंट ये कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं। ये शेयर होल्डर्स के नेम्स हैं बेटा, याद रखना ये शेयर होल्डर्स के नेम्स हैं। तो अब हम उनको पहले ड्यू करें, जैसे मोहन डेबिट करते हो आप, राम डेबिट करते हो। तो अब ये पैसा शेयर होल्डर से ड्यू हो रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पैसा ड्यू हो रहा है। अलॉट मनी कितनी है, 3 रुपीज है। तो 1 लाख शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से अलॉट मनी कितनी बनेगी, 3 लाख। 3 लाख। तो यहां से बेटा न्यू लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल, अलॉट मनी ड्यू एट द रेट ₹3 पर शेयर ऑन 1 लाख शेयर्स। तो आप अलॉट मनी ड्यू कर दोगे और इन लोगों को शेयर कैपिटल इशू कर दोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जबकि पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया ना, फिर भी हमने इन लोगों को शेयर कैपिटल इशू कर दी। यहां पर सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास हुई, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कौन हमारे शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद पैसा आएगा। अब पैसा रिसीव करो। अब हम बोलेंगे अलॉट मनी रिसीव्ड। जब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनेगी, बनाओ खुद ही। बैंक अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। किससे आया, राम श्याम, हमारे शेयर होल्डर्स के नेम है जो, और उनका कॉमन नेम क्या रखे हमने यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हमें 3 लाख रुपीज मिलेगा, सही है या गलत है, 3 लाख सही मिलेगा है। बेटा। सर 280 मिलेगा। 280 कैसे आया, सर 20,000 पहले मिलते थे। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब आपने 3 लाख रुपीज ड्यू किया, आपको ये पता था कि 3 लाख नहीं आएगा, तो ड्यू तो करना पड़ेगा। ड्यू करोगे तभी तो सबको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के बराबर की कैपिटल मिलेगी। इससे पहले जो कैपिटल मीनिंग है, ध्यान ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। तो ये चैप्टर एक स्टोरी जैसा है, मैंने आपको कल भी बताया था। आपको स्टोरी के हर एक वर्ड पे ध्यान देना होगा कि क्या वो आपको समझ आ रहा है। जहां समझ ना आए उसी टाइम पूछना, बाद में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है कि चैप्टर समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो सामने से बताओ ना, आपको पता चलता है ना, फील होता है कि चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा उसी टाइम डाउट पूछा करो। आपके 20,000 रुपये जो अलॉटमेंट के ड्यू हो रहे हैं, यहाँ पर अलॉटमेंट के जो रिसीव हो रहे हैं आपको यहाँ पर, ये आपको पता है कि ये पैसा हमें नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप सबको अलॉट मनी का मैसेज भेजोगे, क्योंकि सबको हमने कैपिटल इशू करनी है। इससे पहले जो कैपिटल इशू हुई है वो 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से हुई है, 2 लाख। अब 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से इशू होगी, लेकिन वो पैसा आएगा नहीं 3 लाख, क्योंकि 3 लाख में से 20,000 रुपीज हमें आया हुआ है। जैसे हम मैसेज नहीं करते, प्लीज पे योर ड्यूज एंड प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड, तो सबको मैसेज आएगा कि आपका इतना इतना ड्यू है, अगर आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो उसको इग्नोर कर दो। तो ये जो 95,000 वाले शेयर्स हैं, ये वाले देखो, जिसको आपने कम शेयर दिए थे, ये 20,000 काट के बाकी का पैसा पे कर देंगे। तो जब भी आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी तो यार ना उसका लिंक सेकंड एंट्री के लास्ट पॉइंट से बनाना है, कितना पैसा अलॉटमेंट में शिफ्ट किया था आपने।
तो 3 लाख में से 20,000 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं पहले से, उसको आप ब्रैकेट में दिखा दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बेटा दो एंट्रीज का पेयर है। अब इस पेयर को ना कंपेयर करो लास्ट टू एंट्रीज के पेयर के साथ, बताओ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। कैन एनीवन एक्सप्लेन द डिफरेंस? इन दो एंट्रीज में और इन दो एंट्रीज में क्या डिफरेंस है? लगाओ दिमाग। सर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बेटा मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आंसर आप क्या दे रहे हो? फर्स्ट टू एंट्रीज को कंपेयर करो नेक्स्ट टू एंट्रीज के साथ, इस पेयर के साथ इस पेयर को कंपेयर करो, आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? सर बैंक अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं, सर इसमें हम पहले वाले पेयर में हमने बैंक पहले पैसे कलेक्ट किए, देन फिर उनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया, और फिर दूसरे वाले में पहले शेयर कैपिटल में हमने डाल दिया और फिर पैसे कलेक्ट किए थे। यस एग्जैक्टली बेटा, एक्सीलेंट। ये एक डिफरेंस आपके सामने है। यहां पहले पैसे लिए गए, उसके बाद कैपिटल दी गई, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है ना, बिकॉज आई डोंट नो किसको मैंने पैसे पहले देने हैं किसको नहीं देने, ये बात मुझे पहले से नहीं पता बेटा, क्योंकि तब सब लोग पब्लिक हैं, सब लोग एप्लीकेंट्स हैं, किससे पैसा लेना है किससे नहीं लेना मुझे नहीं पता, बिकॉज सबको एक राइट है कि दे कैन अप्लाई, बट कंपनी बाद में किसको शेयर देगी किसको शेयर नहीं देगी ये तो कंपनी की चॉइस पे है। इसलिए एप्लीकेशन मनी में पहले पैसा रिसीव होता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद शेयर्स अलॉट होते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दूसरे वाले पेयर में अब आपको पता है कि आपके शेयर होल्डर कौन कौन हैं, जिन जिनको आपने शेयर अलॉट किए हैं, देखो ना दो है ना आपके शेयर होल्डर, एक तो ये वाले हैं जिनको पूरे पैसे पूरे शेयर दिए गए थे जिनको 5,000 के अगेंस्ट 5,000, और एक दूसरे वाले हैं जिनको आपने कम दिए थे 95,000। तो ये दो लोग ही तो पे करेंगे नेक्स्ट कॉल जिसका नाम है अलॉटमेंट मनी। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो तब सबको करनी है बेटा, ये बात सुन लो, सब लोग दिमाग ओपन करके सुन लो, ड्यू करते वक्त सबको कॉल करनी है, बट पैसा आएगा नहीं सबसे, आएगा उतना जितना आना चाहिए। 3 लाख में से 20,000 आ चुका है, 280 आएगा। तो दैट्स वाई बेटा अब जो भी दो एंट्रीज बनेंगी उन सब में पहले अमाउंट ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। अब आपका टेस्ट है, मुझे नेक्स्ट टू एंट्रीज बना के दिखाओ, चार एंट्रीज बेटा, फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज और फाइनल कॉल की दो एंट्रीज, ये चार एंट्रीज बना के दिखाओ, डू फास्ट। फर्स्ट को 3 रुपीज है, फाइनल को 2 रुपीज है, बनाइए। तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू की थी आपने तो क्या एंट्री पास की थी, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब फर्स्ट कॉल कैसे ड्यू होगी, वही सेम नेम बन जाएगा, शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं रफली लिख रहा हूं बहुत ज्यादा। कितने शेयर्स हैं हमारे पास मार्केट में, 1 लाख शेयर्स हैं, और स्केड्यूल के अंदर फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपीज की है, तो 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो।
तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसको रिसीव कर लो आप। जो रिसीव करोगे तो क्या एंट्री होगी? अब क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे पैसे रिसीव होंगे या कम होंगे? बताओ भी, क्या किसी का फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा आया अभी तक कुछ भी? नो सर। क्या आपके पास कुछ एडवांस था जो फर्स्ट कॉल में गया था? नहीं, क्योंकि हमारा एडवांस सिर्फ कहाँ गया था? कहाँ गया था एडवांस? शेयर अलॉटमेंट में। तो बेटा अलॉटमेंट के टाइम तो हमें ये 20,000 रुपीज कम रिसीव होंगे। आप ड्यू करोगे 3 लाख, बट आपको रिसीव होगा 280। गॉट इट? लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम आपको पूरा पैसा रिसीव होगा। और इन द सेम वे आप बनाओगे नेक्स्ट 2 एंट्रीज। अब आपकी नेक्स्ट 2 एंट्रीज कैसे बनेगी? नेक्स्ट एंट्री का नाम है फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल भी है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो देखो नेम्स कैसे रखे गए हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो जो पैसा एप्लीकेशन मनी के साथ आएगा दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी, और जो पैसा शेयर्स अलॉट हो जाने के बाद आएगा दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। उसके बाद फिर एक गैप के बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल चलती रहती है। अगर सेकंड कॉल फाइनल कॉल है तो उसको बोलते हैं फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या वर्ड हो जाएगा? फाइनल कॉल। ये देखो सेम रहेगा, शेयर शेयर रहेगा, कॉल कॉल रहेगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2, क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपीज की है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। अब थ्योरी नोट्स में चलते हैं। थ्योरी नोट्स में बेटा हम यहां तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पैसा रिसीव होते हैं और अलॉटमेंट की जाती है, जिसमें वो सब आते हैं कि अलॉटमेंट किसको दीगी किसको नहीं दीगी, नो अलॉटमेंट, प्रो राटा, फुल अलॉटमेंट। उस बेस पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनता है। अब यहाँ पे बाकी 2 चीजें नहीं लिखी हुई, टू बैंक जिनका रिफंड करना है वो एक अलग बात है, टू शेयर अलॉटमेंट जिनका पैसा हमारे पास एक्सेस आया हुआ है। और एक्सेस एक ही कैटेगरी का होता है। कौन सी कैटेगरी है वो एक्सेस वाली? जिन्होंने अप्लाई किया है ज्यादा के लिए और शेयर्स मिले हैं कम, जिसको बोलते हैं प्रो राटा कैटेगरी। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट दिखाया गया है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, देन कॉल्स। फिर हम कॉल्स करते हैं उसके बाद, और उसके लिए शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यहाँ पे जस्ट एंट्री लिखी हुई है कॉल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा वर्ड, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। कॉमन वर्ड क्या है? क्लियर है एवरीवन? कॉमन वर्ड्स शेयर है और कॉल है। शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल, ये यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक डाउट है किसी का? चलिए आगे। यस। यस सर। ये आपको बता दिया फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा आपके सामने। जो ये हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ये पीपीटी के अंदर।
इसको रीड करते हैं और समझते हैं हमें कितना चैप्टर समझ आ गया है लास्ट 2 क्लासेस में। रीड करते हैं। ऑन April 1 कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स। उस कंपनी का नेम ईस्टर्न कंपनी है, जो भी है वो तो ऊपर आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा ऊपर। फिर जर्नल कंपनी इशूड। अब आपको देखना बेटा क्या ये लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? जितना मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में सिखाया है, क्या उसके थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझ आता है? बस ये आपने चेक करना है। ऑन 1 April कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मीनिंग क्या है बताओ? 40,000 क्या है? सो जितना कंपनी ने ऑफर डाला है 40,000 शेयर्स का। यस, जितना ऑफर दिया पब्लिक को। और ₹10 क्या है? नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ हाँ, शेयर। ये शेयर की नॉमिनल या फेस वैल्यू है। किसको दिया ऑफर? टू द पब्लिक। किस लिए? सो दैट वो सब्सक्राइब करें, फॉर द सब्सक्रिप्शन। पैसा पेबल कैसे है? पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब फर्स्ट ही फाइनल है बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दो नहीं है। अगर दो होती तो ईच वर्ड आता, बस इतना डिफरेंस है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच। फिर फर्स्ट कॉल अलग होगी, फाइनल कॉल अलग होगी। बट अब लिखा रेस्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हुई? ₹3 ईच। तो ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। यहाँ तक तो हमेशा सेम रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट एक इंस्टॉलमेंट है, दो है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली एग्जाम में 3 ही आती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दैट इज ₹3। 4 + 3 + 3 ₹10 हो गए। नेक्स्ट, applications were received for 40,000 shares on April 20। तो इट मीन्स कौन सा केस है ये? फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है बेटा ये। 40,000 के अगेंस्ट 40,000 शेयर्स आए। कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स इन फुल, वो तो करना ही करना है। और ऑल मनी ड्यू रिसीव्ड। ओके, तो यहां पर बनती हैं 6 एंट्रीज। चेक कर लीजिए। देखो बेटा चेक करो सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका। बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, ये हो गया जर्नल। तो आपकी कॉपीज पे ऑलवेज होमवर्क ऐसे होना चाहिए, पहले कंपनी का नेम लिखोगे, बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, फिर जर्नल वर्ड आएगा और उसके बाद फर्स्ट एंट्री। अब आप डेट, जर्नल एंट्री, अमाउंट, नरेशन बहुत अच्छे से देख लो, सो दैट आपका एक पैटर्न बन जाए आगे के लिए। देखो कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है। 1 अप्रैल को हमने ऑफर दिया और 20 अप्रैल तक हमें पैसा मिल गया और 1 मई को हमने अलॉटमेंट कर दी। तो ये डेट्स गिवन है, डेट्स गिवन है तो लिखनी पड़ेंगी। April 20 तक आपको पैसा मिल गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। May 1 को आपने सबको शेयर्स दे दिए और उसके बाद फिर आपने सेम डे अलॉट मनी कॉल की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा रिसीव हो गया अलॉटमेंट का। क्योंकि अगर नहीं लिखा हो ना सेम डे माना जाता है। अलॉटमेंट मनी उसी दिन कॉल कर दी जाती है जिस दिन आपको शेयर्स मिलते हैं, उसी को बोलते हैं ना अलॉटमेंट हो चुकी शेयर्स की, तो आप नेक्स्ट कॉल पे कर दो। आपने एडवांस तो दिया होता है एप्लीकेशन मनी के तौर पे, बट अब अलॉट मनी भी पे कर दो। उसके 1 मंथ के बाद फर्स्ट कॉल की गई 1 जून को, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और वो रिसीव होगी। यहाँ तो कोई डाउट है पूछिए।
जैसे ये जो हम शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट दिखाते हैं तो वो दिखाना कंपल्सरी होता है कि मतलब कोई रीजन क्या है कि हम दिखाते हैं स्पेसिफिकली और डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करते बैंक टू शेयर कैपिटल। आपको समझ आ जाएगा बेटा आगे ये वाला पॉइंट, बिकॉज सब लोग पे नहीं करते ना। हम पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, यू ऑल हैव टू पे, ये कि ड्यू का मैसेज आएगा, उसके बाद जो पे करेगा बैंक उसी से रिसीव होगा। बाकी पैसा जो रिसीव नहीं होता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, पैसा अभी आया नहीं है, कॉल्स इन एरियर, चाहे वो अलॉटमेंट मनी का हो या फर्स्ट कॉल का हो, कॉमन वर्ड है कॉल्स इन एरियर। तो ये दो एंट्रीज अलग से पास करनी पड़ती हैं। पहले ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ती है जिसमें सब लोगों को पैसा कॉल किया जाता है और सबको उसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल इशू की जाती है। यहाँ एडवांस में शेयर कैपिटल इशू कर दी जाती है चाहे पैसा बाद में आना हो, चाहे पैसा बाद में आना हो। ठीक है, ओके। पहले सबको कॉल करो उसके बाद रिसीव करो, उसके बीच में अभी आपको नहीं आ रहा लेकिन जब आगे जाओगे आपको समझ आ जाएगा, समटाइम्स एक दो शेयर होल्डर्स पे नहीं करते वो पैसा। फिर ऐसे ही ट्रेडिशन है, फर्स्ट कॉल करोगे और फिर वो रिसीव होगी। ये देखो अब एक पॉइंट और है बेटा समझने के लिए, इस पैराग्राफ को रीड करो। Sometimes a combined account for share application and share allotment called share application and allotment account is opened। क्यों? क्योंकि अगर हम सारा पैसा एप्लीकेशन मनी के साथ ले लें, समझ पा रहे हो? तो मैंने आपको कल भी कहा था ये बात, शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो हर क्वेश्चन में होगी, और अगर आप सारा पैसा एक साथ भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, अगर आपने क्या किया, 10 रुपए का शेयर है एंड होल मनी इज पेबल विद एप्लीकेशन, अगर सारा पैसा एप्लीकेशन मनी के ऊपर पेबल है तो भी जब ये पैसा रिसीव होगा, सपोज पब्लिक ने अप्लाई किया 1,20,000 शेयर्स के लिए, सेम क्वेश्चन, तो भी जो आप एंट्री बनाओगे वो क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एप्लीकेशन मनी के साथ ही शेयर लौट हो जाएंगे क्योंकि सारा पैसा आया हुआ है हमारे पास, तो हम यहां दो वर्ड डालेंगे, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर वर्ड तो आने आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट, ये एक एंट्री पास करोगे। 1,20,000 एप्लीकेशन आई 10 रुपए के हिसाब से। अब क्योंकि आपको पता है बेटा एप्लीकेशन मनी के बाद शेयर अलॉट करने पड़ते हैं, तो अलॉटमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट एप्लीकेशन मनी एंड एप्लीकेशन मनी इज मीनिंगलेस विदाउट अलॉटमेंट। तो अगर हम किसी से एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं तो अलॉटमेंट भी तो करेंगे ना उसको। तो ये दो स्टेजेस शेयर कैपिटल के अंदर जरूर आती हैं एंड दीज आर इंटरलेटेड, क्लोजली रिलेटेड है। सो जब कभी ऐसा हो, ऐसा बहुत रेयर चांस में होगा बट इट्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज ओनली, कि 10 रुपए का शेयर है और सारे पैसे हम एक साथ मंगवा रहे हैं शेयर होल्डर से, तो वहां कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो अलग से कुछ है ही नहीं, तो अलॉटमेंट मनी इसी में इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी इंपॉर्टेंट है, और दोनों इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब होल मनी इज पेबल विद एप्लीकेशन, अगर ऐसा लिखा हो तो वो एप्लीकेशन मनी भी है अलॉटमेंट मनी भी है, दोनों है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ आ गई बात आपको एवरीवन? तो ये एक सिंपल नोट है बेटा।
ओके एवरीवन, ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अभी लिख के दिखा दिया आपको मैंने, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्रीज बनती हैं उस केस में ना। हाँ सर, इसमें वो जो अलॉटमेंट वाले जो 3 हमने केस किए थे वो कैसे होंगे सर? कौन सा? जैसे जो हम शेयर एप्लीकेशन तो वो बैंक और शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट वाला जो था प्रोराटा वाला केस, वो 3 जो केस थे वो कैसे एंट्री पास करेंगे उसकी? बस बेटा वो यही हो जाएगी ना, अब बस सारा पैसा वापस चला जाएगा टू बैंक। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ये है ही नहीं किसी की, अब तो जिसका भी पैसा होगा सबका वापस जाएगा। जिनको देखो, सपोज आप जब शेयर दोगे, यहां करता हूं मैं एंट्री पास, सेकेंड एंट्री पास करता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट तो क्लियर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 × 10। अब जो सेकेंड एंट्री पास होगी, शेयर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 × 10, कितने हो गए? 12 लाख हो गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल या ओनली शेयर कैपिटल वर्ड आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स हमने इशू करने हैं, वो हमने इशू कर दिए 10 लाख के। अब इस 1 लाख में दो लोग हैं, सुनो ध्यान से, इस 1 लाख में दो लोग हैं, एक 5,000 वो जिनको शेयर्स हमने फुली दिए हैं, एक 95,000 वो जिन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था, 105 के लिए अप्लाई 1 किया लाख था। तो बेटा अब इनका पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 रुपए दिए इन्होंने, और कितना लोगे आप इनसे, इन्होंने 10 रुपए दिए हुए आपको। तो 1,05,000 एप्लीकेशन पे पहले तो था ना 2 रुपए आते थे, तो मैं बोलता था कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज अभी आनी है, तो वहां एडजस्ट हो जाएगा पैसा। अब कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, 10 के 10 रुपए हमें आ चुके हैं, तो इसलिए अब क्या होगा, ये 10 रुपए भी वापस जाएंगे, और एक जो 10,000 को हमने शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा वापस आएगा। तो रेस्ट जो पैसा है वो टू बैंक में आ जाएगा। जैसे इस 10,000 का पैसा वापस जाएगा, 10,000 × 10 1 लाख, इस 10,000 का पैसा वापस जाएगा 10,000 × 10, तो मतलब जो 2 लाख रुपए हमारे बच रहे हैं ना, वो टू बैंक ही आएगा। देखो यहाँ स्पेशल क्या हुआ, सबने फुल पैसे दिए हुए हैं, तो जिनको शेयर्स मिले उनको उसके बदले में शेयर कैपिटल मिल जाएगी उसके अगेंस्ट, और जिनको शेयर्स कम मिले या नहीं मिले, दोनों केस में पैसा वापस आएगा, क्योंकि हम किसी भी एक्सक्यूज से बेटा हम पैसा तो रख नहीं सकते अपने पास, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, क्योंकि आगे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, कोई कॉल ही नहीं आगे, ना अलॉटमेंट है ना फर्स्ट कॉल है। गॉट इट ना? क्लियर हो गया पॉइंट? यस यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, ब्रेक ले सकते 2 मिनट का, फिर आगे बढ़ रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स की तरफ जा रहे हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, इसी से आगे का चैप्टर चलता है। चले आगे, या फिर डाउट है किसी का, कुछ कंफर्म करने? नो सर। अब देखिए, कॉज इन एरर क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, इफ अ शेयर होल्डर मेक्स अ डिफॉल्ट इन सेंडिंग द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल, जो पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू है
कॉल्स वर्ड का रोंग मत ले लेना बेटा प्रिडिक्शन कि कॉल्स का मीनिंग फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। कॉल्स का मीनिंग आई हैव कॉल्ड यू मीन्स जब मैं आपको कॉल करता हूं, जब मैं आपसे पैसा कॉल करता हूं मीन्स जब मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे पे करो। बिकॉज एप्लीकेशन मनी पे करने तो खुद आते हो, जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी में आते हो तो यू वांट टू अप्लाई, तो इसलिए आप एप्लीकेशन मनी पे करते हो और कंपनी आपको शेयर्स दे देती है। उसके बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है। अलॉटमेंट के टाइम यू आर मेकिंग ए डिफॉल्ट, आप पे नहीं कर रहे। फिर फर्स्ट कॉल के टाइम, सेकंड कॉल के टाइम आप पे नहीं कर रहे, तो उस चीज को बोलते हैं, उस डिफॉल्ट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अगर पैसा रिसीव नहीं होता दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। So if a shareholder makes default in paying any call, any allotment, any first call, any final call, it is called unpaid calls, जो पैसा पे नहीं हुआ, या calls in arrear। अब देखो, calls in arrear represents the debit balance of all the calls amount, सच अमाउंट शैल अपीयर एज ए नोट्स टू अकाउंट्स। वो तो जब हम बाद में बैलेंस शीट सिखाएंगे आपको, वहां नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, वहां शो जाता है कि इतने शेयर होल्डर्स ने इतना पैसा पे नहीं किया। या हम एक अकाउंट ओपन करके वो जितना भी अनपेड अमाउंट है उसे एक नए अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हाँ, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हाँ, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे बनती है? एग्जाम्पल भी चल रही है हमारी। आप 1 लाख शेयर्स को फर्स्ट कॉल करते हो। मैं अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं, मेरे उसी क्वेश्चन में बेटा, जो क्वेश्चन अभी हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है। तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनाते हैं? पहले ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल। आज क्या एंट्री बनती है बताओ, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है? शेयर फर्स्ट शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाती है, 3 लाख रुपीज। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद अब मान लो एक शेयर होल्डर आपको पे नहीं कर रहा। अब ये थोड़ी कि सारे नहीं पे करेंगे बेटा, जब हम सबसे कॉल करेंगे तो हो सकता है एक शेयर होल्डर या 2 शेयर होल्डर मिलकर हमें फर्स्ट कॉल पे ना करें। अब सपोज लिखा हो 1 शेयर होल्डर मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर्स। इसका मीनिंग क्या है कि एक शेयर होल्डर राम है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 500। हाँ, मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर्स डिडंट पे फर्स्ट कॉल। सिंपल लाइन, डिडंट पे फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो बेटा 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी बनती है? कितनी बनती है? 1500। अब आपको 1500 रुपीज नहीं आ रहा, बाकी सारा पैसा आ रहा है, तो एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, 3 लाख रुपीज आपको आने दे। पहले तो वो पैसा माइनस करो जो आपके पास एडवांस आ चुका है। क्या फर्स्ट कॉल का एडवांस आया था हमारे पास? नहीं। जो 20,000 मैंने माइनस किए थे, याद है सबको अभी भी? यस सर। यस सर। यस सर 20,000 रुपीज किसके थे जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके थे एडवांस में? शेयर अलॉटमेंट। यस, जिसका मैंने नेम क्या रखा था? एक्सेस। एप्लीकेशन। हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूटिलाइज्ड इन अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो वो पैसा अलॉटमेंट चला गया, लेकिन फर्स्ट कॉल में तो कोई पैसा गया नहीं हुआ ना किसी का, इसलिए मैंने अलॉटमेंट के साथ पंगा लिया नहीं बेटा।
क्योंकि अलॉटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको बहुत डिटेल में अलग से सिखाऊंगा, वहां प्रो राटा का रोल भी आएगा, बहुत कुछ है उसमें, इसलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया। वो अलग से एक पूरा डे जैसे हम नेक्स्ट क्लास लगा सकते हैं जहाँ प्रो राटा का रोल आएगा, और मैं आपको फोर फीचर भी सिखाऊंगा साथ में। फोर फीचर कैसे होती है, जो लोग पे नहीं करते उनका नेम कैंसिल कर दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है कंपनी में से, और उनके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं शेयर फोर फीचर। वो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। इसलिए मैंने अलॉटमेंट की बात ही नहीं की। समझो कि अलॉटमेंट सबसे आ गई, क्योंकि वहां पे दो तरह के लोग हैं, एक जिनका कोई एडवांस नहीं है वो 5000 है, जिनको फुल शेयर दिए थे, और एक जिनका एडवांस है। तो ये दो अलग अलग तरह के शेयर हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के टाइम सब एक जैसे हैं, है ना। फर्स्ट फ्लोर के टाइम 5000 वालों ने भी कोई पैसा नहीं दिया होगा आपको, क्योंकि हमारी दो कैटेगरीज हैं। जैसे बोलते हैं ना, हमारे पास दो तरह की क्लाइंट्स हैं, तो हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, एक 5000 वाले और एक 1,05,000 जिनको 1 लाख शेयर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर के टाइम सब सेम है, क्योंकि किसी का भी एडवांस नहीं आया हुआ, जिसका आया था वो अलॉटमेंट के टाइम माइनस हो चुका, तो एडवांस तो कुछ नहीं है। तो इट मीन्स सिर्फ कितना माइनस होगा, ये 1500। 1500। जो फर्स्ट कॉल के टाइम एक डिफॉल्ट है बेटा, डिफॉल्ट कि जो वो पे नहीं करते, तो माइनस कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500, calls in arrears account debit 1,500। समझा रही है बात, दिख रही है वर्ड बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा आ रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट जो पैसा नहीं आया अभी तक, एरियर्स में है, पेंडिंग है, और हमने ये पैसा किसको डेबिट किया था, मिस्टर राम। शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट को। कितना डेबिट किया था, तो ये एंट्री बनती है। क्या चेंज आया बेटा पहले और अब में, पहले हम एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अब हम बीच में एक नया अकाउंट ले आए जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन ये अकाउंट डेबिट करो या ना करो आपकी चॉइस है। अगर मैं डेबिट ना करूं तो क्या होगा फिर, मान लो डेबिट नहीं किया, सपोज ये लाइन नहीं लिखी हुई यहाँ पर, ये लाइन काट देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल में बैलेंस बचा रहेगा थोड़ा सा, हाँ, 1500। तो वो 1500 रुपये शेयर फर्स्ट कॉल में फंसे रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे, डेबिट रहेंगे, तो उसको बोलता है डेबिट बैलेंस दैट योर एसेट। मुझे अपने शेयर होल्डर से पैसा लेना है, और वो किस नाम से लेना है, शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से लेना है। तो ये दो बातें हैं, या तो शेयर फर्स्ट कॉल को पूरे से क्रेडिट कर दो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। शेयर फर्स्ट कॉल को जितने से डेबिट किया है उतने से क्रेडिट कर दो, और जो पैसा नहीं आ रहा उसका नेम क्या रख लो, कॉल्स इन एरियस। अब भी सीन सेम है, आपको 1500 रुपये नहीं आए, लेकिन अब जो नहीं आए उसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। वो पहले क्या था उसका नाम, शेयर फर्स्ट कॉल, तो अब से नेम चेंज हो गया बस, ओके हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 298,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। ये बात हो रही है यहाँ पर नोट्स के अंदर। और जब हमें वो फर्स्ट कॉल मिलेगी, ऐसा ना जो अभी नहीं दे रहा, हो सकता है वो बाद में दे दे, ये थोड़ी ना कि हमेशा ऐसा ही होगा कि शेयर्स कैंसिल होंगे सबके। अगर कोई बाद में पे करे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
Call in area. हाँ, Found it. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब अगर या तो वो पैसा शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से आएगा, अगर आपने शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट नहीं किया तो अब कर दोगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आपने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया था 3 लाख से और एक नया अकाउंट ले आए थे कॉल्स इन एरियर, तो जो पैसा आएगा वो किस नाम से आएगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये क्लियर हो सही गया एंट्री सबको? तब पास होगी जब मतलब पैसा पूरा वापस आ जाएगा। हाँ, जब पैसा आएगा तो। अगर वो शेयर होल्डर पे करना चाहे तो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर पे नहीं करता और हम उसके शेयर्स कैंसिल कर देते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है फिर शेयर फॉर फीचर। पर यहाँ पे तो पैसा आ रहा है। दूसरा, जब ये पैसा आएगा लेकिन लेट आएगा तो हम उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट नॉलेज के लिए देख लो, क्योंकि वैसे भी कभी आता नहीं है। अगर हो भी सिलेबस का पार्ट ना तब भी नहीं आता। यहाँ पे एक टेबल एफ होता है। टेबल एफ क्या है? टेबल एफ इज ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप जानते हो ना ये चीज, एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स के लिए बनता है। हर कंपनी को उसके अंदर रूल्स, टर्म एंड कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं। अगर कंपनी ने ऐसा आर्टिकल बनाया हुआ है तो वहां लिखा होगा पक्का कि इन दैट केस व्हेन शेयर होल्डर विल मेक द पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट, तो हाउ मच इंटरेस्ट, देन इन दैट केस हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये लिखा होगा। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो उसके अंदर या कंपनी का आर्टिकल ना बना हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं टेबल एफ। पहले इसका नाम था टेबल ए, अर्लियर इसका नेम था टेबल ए। जब 2013 न्यू एक्ट बना तो इसका नेम हो गया टेबल एफ, मीन्स इसका नंबर एफ पे चला गया होगा ना, ए बी सी डी एफ। तो टेबल एफ यहाँ पे एप्लीकेबल है जहां लिखा हुआ है कंपनी विल चार्ज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। ये आपके लेट पेमेंट चार्जेस है। गॉट इट ना? सपोज आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 15 अगस्त को, आप पे करने आ रहे हो 15 नवंबर को, तो भाई 2 महीने लेट आ रहे हो आप। आपकी जो फीस अगस्त में आनी थी वो नवंबर में आ रही है, तो मैं 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा आपसे? मेरा बनता है चार्ज करना, क्योंकि जो पैसे आप मुझे अप्रैल के अप्रैल में दे दो तो वो पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे अप्रैल में, तो मुझे इंटरेस्ट अप्रैल में आना शुरू हो जाएगा। अब आपके पेरेंट्स के अकाउंट में से, अब जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में अप्रैल में पैसा पड़ा है लेकिन वो मुझे नहीं पे करते, वो मुझे अप्रैल की जगह पे जुलाई में पे करती हैं, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट किसको मिला? आपके पेरेंट्स को। जबकि वो फीस ड्यू कब थी? अप्रैल में। वो फीस मेरे अकाउंट में चाहिए थी, तो जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो आपके पास ही पड़ा भी, तो उसका इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था। तो दैट इज कॉल्ड ऑलवेज फाइन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट पे करते हो, फोन का बिल लेट पे करते हो, हर जगह पे आपको फाइन, लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। वो होते इंटरेस्ट ही बेसिकली, क्योंकि वो पैसा किसी और का है जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वो ड्यू हो चुका था। तो अप्रैल की इंस्टॉलमेंट अप्रैल में ड्यू हुई, मई की मई में, जून की जून में, जुलाई की जुलाई में। तो जब भी आप ये लेट करोगे तो इतने वो पैसा मेरा था जो आप यूज कर रहे हो, उसका फिर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये कंपनी का कहना है, इसलिए कंपनी ने लॉजिक डाल दिया, कंपनीज एक्ट में एक लॉजिक डल गया कि कंपनी विल टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट एट मैक्सिमम 10%। तो ये एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है, बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो नहीं होगा। सर हाँ जी, जैसे सर इसमें कॉल इन एरियर पे जो वो 1500 पे हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यस, 1500 इंटू 10% पर एनम इंटू कितने मंथ्स लेट किया आपने, 2/12। मान लो वो पेमेंट 15 अगस्त की ड्यू थी, वो ड्यू टू ड्यू डेट चलती है बेटा। जैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी 1 अगस्त, आप पे कर रहे हो उसको बाद में आके, या आप पे कर रहे हो सेकंड कॉल के साथ। मोस्टली क्या होता है ना, फर्स्ट कॉल जब आप पे नहीं करते तो फिर आप फाइनल कॉल के साथ ही पे कर देते हो उसको, नेक्स्ट कॉल के साथ। तो 2 महीने का जो गैप होता है, मीन जो भी 2 इंस्टॉलमेंट्स का गैप होता है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू थी 1 अगस्त को और सेकंड कॉल ड्यू थी 1 नवंबर को, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स हो गए।
तो 1500 इंटू 10% इंटू 3 मंथ्स ये लिया जाएगा। अब देखो ऐसे आपका एमसीक्यू बनता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एनी चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। अब आपको टेबल एफ का पता ही ना हो फिर कैसे करोगे, टेबल एफ एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 10%। तो आपके एमसीक्यूज बनते साथ में। करिए तो हमने फाइल अलग कर दिया अब आपके एमसीक्यूज की, ये पीपीटी के अंदर भी है एमसीक्यूज और अलग से भी है आपके पास। सर ये पीडीएफ शेयर कर दोगे? सर पीडीएफ शेयर कर दोगे? मेरे पूरी फाइल है 2847 पेजेस की, ये हो नहीं पाएगी शेयर ना, नहीं मैं कर चुका होता आपको। ओके सर। ये शेयर हो नहीं पाती है व्हाट्सएप पे ना। इसमें 2847 स्लाइड्स हैं और अभी हम 900 स्लाइड्स पे हैं। इससे पहले जो पार्टनरशिप है उसकी 800 स्लाइड्स बनती हैं। एनपीओ प्लस पार्टनरशिप इज 800 स्लाइड्स और 804 पे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 804, तो आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले पार्टनरशिप का चैप्टर डिसोल्यूशन ओवर होता है, ये फुल सिलेबस की स्लाइड्स हैं। एंड देन हम चैप्टर 6 पे आगे शेयर कैपिटल पे। अब मैं यहाँ पे फिल करूँ 900, ऐसे 2847 है। 2847 मीन्स सेकेंड बुक थर्ड बुक, लास्ट चैप्टर आता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी शेयर करने में, ये देखिए ठीक है जी। तो वापस आगे वहीं पे कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, ये हम आपको बाद में कराएंगे, जिस दिन मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा उस दिन करेंगे बेटा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और फिर इस बेस पेड अप कैपिटल, और इस बेस पे फिर बनेगी कंपनी की बैलेंस शीट। क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड्स के अंदर हुआ है बैलेंस शीट का, क्योंकि आपको कॉल्स इन एरियर तक करवा दिया गया है, तो उसके बाद बैलेंस शीट आती है। लेकिन बैलेंस शीट हम करते हैं एंड में, बिकॉज बैलेंस शीट में ना दो केसेस और आते हैं। एक तो आता है फॉरफीचर एंड फिर आता है रीइश्यू। ये दो टॉपिक अभी पेंडिंग है, मतलब नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अभी 2 क्लासेस और हैं हमारी, ये सैटरडे क्लास है, संडे क्लास ले लेंगे आपकी, तो उसमें हम अपने सभी बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर ये बैलेंस शीट को समझ पाएंगे बाद में, अभी नहीं करना इसको। ये तो पहले क्वेश्चन ऐसे रीड करेंगे, उस केस में वहां पर फॉरफीचर भी होगा, रीइश्यू भी होगा, उसके बाद ये बैलेंस शीट बनेगी। फिर इसके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। एक टॉपिक और है बेटा यहाँ पर, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसके बाद फिर आएगा फॉरफीचर। तो ये स्टार्ट करते हैं अभी। एनी क्वेश्चन बिफोर दिस? नो सर। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। पीपीटी के साथ चल रहा है हमारा, उधर से वो भी चलती रहेगी पीपीटी, और यहाँ से हम समझते रहेंगे बोर्ड के ऊपर इस चीज को। नेक्स्ट लिखो आप भी हेडिंग, इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम।
प्रीमियम क्या है? व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम का मीनिंग नॉर्मल लाइफ में क्या लेते हो आप? हाँ जी, तो इंश्योरेंस वाला जो हम नहीं इंस्टॉलमेंट वो दे, नहीं, वो नहीं बेटा, वो नहीं। तो प्रीमियम मीन्स बेनिफिट होता है हायर, हायर वैल्यू। जब भी आप किसी चीज के लिए ज्यादा पे करते हो तो समझो कि आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, हायर वैल्यू। जैसे अगर हमारा शेयर 10 रुपए का है, कंपनी आपसे 12 रुपीज चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2। ये फर्स्ट है, ये फाइनल है, ठीक है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कितने बने ये? 10 बने या 12 बने? 12। जबकि ऊपर लिखा हुआ है शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये तो क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन रीड किया, वहां समझ आ गया था ना क्वेश्चन। ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 12। तो हम अपने आप समझ जाएंगे, अगर शेयर 10 रुपए का है, अब ये थोड़ी कि हमें काउंटिंग नहीं आती, ये तो 12 ही बनते हैं। क्या डाउट है इसमें आपको? अब ज्यादा दो बार देख लोगे, अगर ये 12 बनते हैं और ऊपर लिखा हुआ है शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये दो बातें अलग होगी। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 12 रुपीज पेबल है। इट मीन इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 रुपीज का क्या है बेटा यहाँ पे? प्रीमियम। हाँ, 2 रुपीज का प्रीमियम है यहाँ पे, तो 2 रुपए का प्रीमियम है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अलॉटमेंट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखा सबने? मैंने 5 रुपीज को क्या कर दिया? राइट कर दिया। 2 पार्ट में कर दिया। हाँ, 5 रुपीज को ब्रेकअप कर दिया 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको प्रीमियम का केस आएगा, आपका सबसे पहला टारगेट होगा अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी के साथ भी प्रीमियम हो सकता है अगर वो कहें तो, फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है, सबके साथ भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन में मेंशन होगा फिर। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप प्रीमियम को कहाँ ज्यूम करोगे? अलॉटमेंट के साथ। तो आप अलॉटमेंट के 5 रुपीज को ब्रेक करोगे, तोड़ दोगे 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे। फेस वैल्यू अलग हो जाएगी, प्रीमियम अलग। जिसमें मुझे सिर्फ प्रीमियम पता है, 5 रुपीज में से मुझे प्रीमियम पता है, तो फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। क्योंकि प्रीमियम 2 रुपीज कैसे आया? क्योंकि 10 और 12 का डिफरेंस 2 रुपीज होता है। तो हर बात ऑटोमेटिकली इंटररिलेटेड है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है और पेबल अमाउंट 12 है, तो 2 रुपीज बीच में प्रीमियम है, और वो प्रीमियम ऑलवेज हम अलॉटमेंट के टाइम अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। हाँ, अगर ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा सकता है, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 4, इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, पी फॉर प्रीमियम चलेगा, इंक्लूडिंग ₹1 फॉर प्रीमियम। इसका मीनिंग फिर क्या हुआ? अब तो मेंशन है, इसका मीनिंग क्या है फिर? क्योंकि 1 रुपीज एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में 1 रुपीज है। तो भी आप अलग करोगे, फिर आप क्या करोगे बताओ भी, कैसे लिखोगे फिर आप? फेस वैल्यू अलग चाहिए मुझे, प्रीमियम अलग चाहिए। एप्लीकेशन में 2+1 हो जाएगी और अलॉटमेंट में 3+1 हो जाएगी। यस। क्या बाकी सबको समझ आ गया, या ओनली एक ही स्टूडेंट को समझ आया है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं?
सर एक बार रिपीट कर दो। अगर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है और उसमें 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम अलग करना है बस। 2 रुपए फेस वैल्यू रहेगी और 1 रुपया प्रीमियम अलग हो गया। अलॉटमेंट में भी अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है, मतलब पे तो 4 रुपीज करने हैं हमने। पेबल का मीन्स होता है ना, यू हैव टू पे 4 रुपीज। शेयर होल्डर को 4 रुपीज पे करने हैं, लेकिन उसमें 1 रुपया कंपनी प्रीमियम ले रही है, 3+1। एक तो ये केस हो गया। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन साइलेंट है, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। अब यहां भी 12 बनते हैं, लेकिन मुझे 12 नहीं चाहिए। गॉट इट एवरीवन? मैंने क्या बोला? मुझे 12 रुपीज नहीं चाहिए। देखो बेटा चैप्टर कितना, इट्स ए वेरी बिग चैप्टर। इसको स्टार्ट करने में ही 4-5 क्लासेस लग जाती हैं, लेकिन एक स्टोरी है, जितना मैंने समझा दिया उतना फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे फर्स्ट क्लास में थ्योरी पार्ट हुआ था, चलो उसको तो इग्नोर कर दो। सेकेंड लेक्चर जिसमें बाय चांस साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट, बट दैट लेक्चर वाज सो इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत कुछ कवर किया था उसके अंदर। तो आज मैंने रिपीट भी कर दिया और थोड़ा बहुत हम आगे लेके जा रहे हैं चैप्टर को। हमने एंट्रीज आज क्या हुआ बेटा, आज हमने फाइनल कॉल तक की एंट्रीज पास की, कॉल्स इन एरियर को देखा, प्रीमियम को देख रहे हैं और एक क्वेश्चन रीड किया था बस। बट ये यहां तक की स्टोरी होगी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां तक की स्टोरी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। इट मीन्स अगर ये बात फिक्स होगी आज हमारे बीच में कि अलॉटमेंट अगर 5 है, मान लो कुछ भी है अलॉटमेंट, या 4 है, कुछ भी है, और क्वेश्चन साइलेंट है, और आप देखते हो कि वहां पर 12 रुपीज बन रहे हैं जबकि शेयर 10 रुपीज का है, तो 10 और 12 का डिफरेंस 2 रुपीज। तो आपको अपनी तरफ से वो 2 रुपीज का प्रीमियम कहाँ एज्यूम करना है? अलॉट। जबकि हो तो यहां भी सकता है, हम यहाँ इसमें से 2 रुपीज माइनस करके देख सकते हैं। नहीं, हम हमेशा उसको किस पे एज्यूम करेंगे? ये ऑल इंडिया अजम्पशन है हमारी, पैन इंडिया जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया अजम्पशन है हमारी। 5 रुपीज को ब्रेक करो, 5 में से 2 अलग कर दो, कितने रह गए बाकी? 3। तो यहां लिखेंगे 3+2। 3 इज द फेस वैल्यू, 2 रुपीज इज द प्रीमियम, फिर आपका नीचे 10 रुपीज हो जाएगा। मीन्स मुझे आपसे 10 रुपीज अलग चाहिए। इसका रीजन क्या बता रहा हूं अभी। आज ये लास्ट टॉपिक है, फिर आगे हम सैटरडे फ्राइडे, जब सैटरडे मिलेंगे, सैटरडे संडे, इन 2 दिन में मैं आपको फॉरफीचर और रीशू प्रोराटा, ये 3 चीजें समझाऊंगा। कौन से बेटा? फॉरफीचर, रीशू, प्रोराटा। ये सब समझाने के बाद जब आप गो थ्रू हो जाओगे, देन वी विल स्टार्ट कंप्लीट क्वेश्चन। कोई भी कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे बुक में से। अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी आपको बुक्स की नीड नहीं है। अगर इमरजेंसी नहीं मिलती तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो एक क्वेश्चन ही हमारी पूरी क्लास बन जाती है। और इस चैप्टर के एंड पे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम पहले ही कर लेंगे, क्योंकि पहले तो सीबीएसई का क्लियर नहीं था डिसीजन, अब तो क्लियर हो गया। तो मैं आपको पार्टनरशिप और एनपीओ चैप्टर नहीं आ रहा एग्जाम में, पार्टनरशिप के जो 3 चैप्टर्स है, पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन, चेंज इन रेशो, गुडविल इंक्लूडेड है इन तीनों में। तो इसकी असाइनमेंट शेयर करता रहूंगा, लाइटली आप थोड़ा सा करते रहो, कहीं ना कहीं बीच में टाइम निकालते रहेंगे, और शेयर्स करके हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर लेंगे। 2-3 तरह की हमारे पास फाइल्स बनी हुई है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, वो हम आपको अभी करके इसको पैकअप कर देंगे। मतलब शेयर्स को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके 2 तरह के टेस्ट हो जाएंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पूरा पैक कर देंगे इसको। उसके बाद फिर थर्ड बुक में जाएंगे, थर्ड बुक के 2 या 3 चैप्टर्स करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर एंड में जो हमारे पास फिर टाइम बचेगा 2 मंथ्स का, उसमें फिर पार्टनरशिप के ऊपर टाइम लगाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप मैं रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। पार्टनरशिप फंडामेंटल हुआ, एडमिशन हुआ, चेंज इन रेशियो, तो जो भी नए स्टूडेंट्स भी ऐड होना चाहते हैं, अभी कुछ इंक्वायरी चल रही हैं,
तो अभी जैसे फेस टू फेस क्लास की डिमांड भी क्रिएट हो रही है, तो डोंट वरी, कोई भी स्टूडेंट है, हम वो चीज़ें रिवाइज करवाएंगे आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझानी पड़ेंगी। लेकिन तब तक ये है कि जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है, मान लो, या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पार्टनरशिप को किया नहीं है प्रॉपर, अब तो बर्डन कम हो गया बेटा। देखो एनपीओ निकल गया, एनपीओ हमने ऑलरेडी कर रखा था लेकिन बेकार गया हमारा। अभी के लिए फिलहाल एनपीओ नहीं है आपका, तो आपकी रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितना बर्डन कम हो गया बेटा। अब तो आपको अगर फिर से आना है, फाइट में आना है, या फिर आपको फिर से कंपटीशन में आना है, या आपको एक्सेल करना है कुछ भी, तो यू हैव सो मच टाइम। बिकॉज आपका अभी तक पास्ट क्या निकला है, सिर्फ 3 चैप्टर्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन चेंज इन रेशो, इनको तो कभी भी कवर अप किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ मेरी एक बात मानिए, जहां भी आपको लगता है कि आप कम हो, या आपने पहले नहीं किया, या ये जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे न्यू स्टूडेंट्स भी, बेटा उसको आप रिकॉर्डिंग क्लास में से पढ़ना शुरू कर दो। हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, 99% कह सकते हो आप। मेरे पास जो इसका फीडबैक है वो स्ट्रॉन्ग फीडबैक है, स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग में से ही पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। अगर माइंड में कोई एक्सक्यूज ना हो, या माइंड सेट कुछ ना हो ऐसा नेगेटिव, तो उनको रिकॉर्डिंग से भी समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंस है नहीं रहा, जितना मैंने अभी तक करवाया वो सब बेकार गया एक तरह से। क्योंकि अभी हमें ना कोई वर्किंग नोट बनाना है वहां पे, ना पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट। कितना टाइम लगाया हमने, हम देखो पार्टनरशिप फंडामेंटल को करवाने में मुझे 1.5 महीना लग गया था, याद है आपको। तो उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रोफॉर्मा, पार्टनर्स कैपिटल काउंट, वर्किंग नोट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कितना कुछ करवाया है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझाना होता तो 10 दिन में चैप्टर ओवर हो जाता। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में टोटली डिफरेंट है। अभी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए हमें, देखो ना, सब्जेक्टिव का मतलब वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन, जर्नल एंट्रीज, नरेशन, अकाउंट मेकिंग, बैलेंस शीट, टोटल प्रेजेंटेशन। अगर हीडू गुडविल निकालनी है, ऑब्जेक्टिव निकालनी है, मैं भी निकालता हूँ, प्लस 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 आंसर आया, माइनस कर दिया, लो जी आंसर आ गया, ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर निकालने हैं रफली, मुझे नहीं सीखने के स्टेप्स 2 होते हैं, ना उसको लिखना कैसे है, कुछ नहीं सीखना, ये डिफरेंस है। तो दैट्स वाई वी हैव लॉट ऑफ टाइम। अभी हम सेकंड थर्ड बुक करने के बाद, इसके ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद, उसके बाद फिर वापस पार्टनरशिप में आएंगे और वहां पार्टनरशिप को रिवाइज करेंगे पूरा। डोंट वरी, कभी भी डिसपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। बस ये कि आपके अंदर एक मोटिवेशन चाहिए, एक आपके अंदर डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं यहां से भी कवर कर लूंगा, हो जाएगा मेरा। डिसपॉइंटेड होकर तो टेंशन में आते हो, वो वहां से भी आप पढ़ते नहीं हो, फिर थॉट्स आती हैं आपके माइंड में, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है आपका। तो जहां से शुरू करो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, और ये 2 महीने का सिलेबस भी नहीं होता फिर तो करने वाला, अगर हम करने पे आते हैं। तो पूरी पार्टनरशिप जो अभी तक हुई है, जो आपके सिलेबस में आ रही है, उसे कोई भी स्टूडेंट 1 मंथ में कवर कर सकता है। रिकॉर्डिंग सुन सुन के 1-1.5 महीने में आप सब्जेक्टिवली उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव समझ तब आएगा जब आपको सब्जेक्टिव आता है, बट प्रेजेंटेशन से बच गए ना हम, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज भी कुछ न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट में, वो सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी। जस्ट आज अभी नए स्टूडेंट्स ऐड ही हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे वो, फिर आएंगे आपके बैच में। क्योंकि शेयर चैप्टर भी अब हमारा 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो जब तक ये 3-4 लेक्चर को देख नहीं लेता उसको अब समझ नहीं आएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने अभी, 1 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है अकेला, वो हमारी अजम्पशन है, ये सेल्फ अजम्पशन है बेटा, वो आपको लेनी होगी, और लिखा है तो फिर कहीं भी है। अब क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है कहीं? No, sir. नो कहीं सर। किसी को डाउट था, समझ आ गया उसको? अब आगे बढ़ते हैं। यहां अलॉटमेंट के टाइम अगर प्रीमियम है तो क्या चेंज आएगा हमारी जर्नल एंट्री में, चेक करें। केस वही ले लेते हैं, 1,20,000 वाला। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट तो 5 रुपीज ही है ना, ये थोड़ी कि अलॉटमेंट चेंज होगी। अलॉटमेंट 5 है, बट उसमें प्रीमियम आ गया बस। पहले अलॉटमेंट 3 रुपीज होती थी, अब वो 5 रुपीज है, तो डेबिट तो वही होगी, 5 × 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज के साथ डेबिट हो जाएगा।
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। पहले कितना होता था लास्ट ऑप्शन में? 3। 3 3। तो कोई डिफरेंस नहीं बेटा, पहले 3 था 5 है, बट पहले 3 रुपीज में फेस वैल्यू होती थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों बोला कि फेस वैल्यू को अलग करना है। क्योंकि बेटा जो शेयर कैपिटल है वो ऑलवेज किस पे क्रेडिट होगी? जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू। टू शेयर कैपिटल 3 इंटू 1 लाख कितने से क्रेडिट होगी? 3 लाख। दैट्स वाई मुझे हर बार हर एक स्टूडेंट से ये चाहिए होगा कि फेस वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, चाहे वो प्रीमियम 2 कॉल्स के अंदर है या किसी एक कॉल के अंदर है, बट आपको बताना पड़ेगा कि वो फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम कितना है। 2 रुपीज फेस वैल्यू है, 3 रुपीज फेस वैल्यू है, प्रीमियम 1 रुपीज है। ऐसे यहाँ पे 3 रुपीज फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम है, क्योंकि फेस वैल्यू पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो सेम बात है। और प्रीमियम का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा मनी है जो हम अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक रिजर्व बन गया, इसलिए इसका फुल नेम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इन शॉर्ट बोलेंगे एसपीआर। क्या बोलेंगे इन शॉर्ट? SPR। एसपीआर। एसपीआर के से फेमस रहता है ये स्टूडेंट्स के बीच में कि सर एसपीआर भी है यहाँ पर, ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी मींस शेयर्स। पहले इसका नाम शेयर प्रीमियम होता था, फिर जब 2013 एक्ट आया न्यू, वहां पर इसको रखा गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब हमारी सिक्योरिटीज हैं। तो सबके लिए कॉमन वर्ड आ गया सिक्योरिटी। पहले शेयर प्रीमियम अलग होता था, डिवेंचर्स प्रीमियम अलग होता था, 2014 तक ऐसा रहा। फिर 13 में जब एक्ट बना तो 15 से अप्लाई हुआ, तो फिर वहां से सिक्योरिटी वर्ड आ गया। तो टू सिक्योरिटी मीन्स शेयर और डिवेंचर्स, किसी पे भी प्रीमियम हो हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। और क्योंकि एक रिजर्व है मीन्स कंपनी एक्स्ट्रा से पैसे ले रही है जो कंपनी के पास रिजर्व में रहेंगे। ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। क्या बोला? कैपिटल। ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है, ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट से बनाती है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से बना रही है, लेकिन ये कंपनी कैपिटल में से बना रही है, मींस शेयर कैपिटल के साथ ले रही है पैसा। तो इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का रिजर्व। इसका यूज होता है फिर आगे तो बताएंगे क्या होता है। इसमें से बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, इसका भी एक यूज होता है, फिर वो कैपिटल से रिलेटेड होता है। या कोई हमें कंपनी में कोई कैपिटल लॉस हो जाए वो इसमें से कवर होता है। तो इसका एक सेपरेट से क्वेश्चन रीड करेंगे हम थ्योरी में, ठीक है, कि इसका यूज क्या है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर क्रेडिट होगा, बस ये चेंज आता है, वो कुछ नहीं। आगे एंट्री वही सेम है, बैंक की एंट्री तो वही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट क्या रिसीव होगी? शेयर अलॉटमेंट। वो फिर चाहे 5 रुपये हो या 3 रुपये हो, वो तो 5 लाख रिसीव हो जाएगी, या 5 लाख में से वो माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस हो जाएंगे बेटा? कॉल इन एरियर। नहीं 20,000 जो हमें ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ कॉल इन एरर भी होगी, वो तो फिर केस मैंने भी करवाया नहीं। अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हो रही तब भी कॉल इन एरियर माइनस हो जाएगी, वो तो अलग चीजें हैं, इन सबको इग्नोर कर देते हैं एक बार। सिर्फ एंट्री पे फोकस करो, अमाउंट पे नहीं। तो सिर्फ क्या डिफरेंस आया कि जब तुम शेयर अलॉटमेंट डेबिट करोगे तब क्रेडिट में कैपिटल भी आएगा और एसपीआर भी आएगा, दो चीजें आएंगी क्रेडिट में। ओके हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल यस सर। टू एसपीआर, और फिर वो पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही अगर ये प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है बेटा, मान लो 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, 1 रुपए प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है, तो अलॉटमेंट कितनी होगी? 4 रुपीज होगी। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बोले तो 4, मैंने क्या बोला? अलॉटमेंट बोले तो 4, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 4, टू शेयर कैपिटल 3,
टू SPR3 सॉरी 1। ऐसे ही यहाँ पे सेम, अगर 1 रुपए का प्रीमियम फर्स्ट कॉल के अंदर भी है तो क्या एंट्री बनाओगे, बोलो जल्दी। क्या बनाएंगे जल्दी बताइए। So application share application account debit नहीं to नहीं बेटा, कहाँ चले, फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ मैंने एप्लीकेशन बोल दिया बाय मिस्टेक। फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी इस केस में। first call account debit to share capital to security SPR. हाँ SPR, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4, वो 4 है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 टू SPR1, फिर 4 रुपीज रिसीव हो जाएंगे, या रिसीव नहीं होते तो वहां कॉल्स इन एरर होंगी, वो तो अलग चीज होगी। इस तरह से तो अब थ्योरी पार्ट में चलें। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी में तो बहुत कुछ लिखा होता है। ये देखिए, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करो बेटा, फिर उसका यूज क्या है वो सब लिखा होगा SPR का। फिर रीड, डू फास्ट। नेक्स्ट 2 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मिस नहीं करेगा। और जो साउंड वाला इशू था सेकंड लेक्चर में वो मैंने कवर कर दिया थर्ड लेक्चर में, थोड़ा सा रह गया प्रो डाटा मैंने जैसे बताया था उस दिन, अप्लाइड अलॉटेड, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कवर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे है। उस दिन तो मैंने सिर्फ 10 मिनट बताया था ना उसके ऊपर, अभी पूरा जो टॉपिक है 90 मिनट्स का वो प्रो डाटा के ऊपर ही आएगा, उसके बाद ही हमें 4 फीचर समझ आएगा। संडे तक हम कर देंगे ओवर एक बार चैप्टर आपके साथ, फिर आपकी प्रैक्टिस चली जाएगी, क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन जो भी होंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाले, वो भी फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके बाद। ठीक है, आप रीड कर लो इसको, भी डाउट है पूछ लो। ये लिखा ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, हायर देन फेस वैल्यू, हायर देन पार वैल्यू। हाँ ये थर्ड नेम था, उस दिन याद नहीं आ रहा था मुझे, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। क्योंकि जब हम 10 का शेयर 10 पे इशू करते हैं तो होता है एट पार, तो ना एट पार, जितने का है उतने का ही मैंने आपको दे दिया एट पार। तो 10 का शेयर कंपनी 10 में इशू करती है, वो एट पार एट फेस वैल्यू है। नाउ 10 का शेयर कंपनी 12 रुपए में इशू कर रही है, 100 का शेयर 105 में कर रही है, तो 5 रुपीज प्रीमियम है, दैट इज फॉर 5%। अगर परसेंटेज में भी दिया हो तो हम उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फेस वैल्यू से। 100 का 5% 5 रुपीज, तो पेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी 5। ये आपको बता दिया। अगर ना लिखा हो तो अलॉटमेंट के साथ है, अदरवाइज लिखा होता है किसी के साथ भी हो। और इस पैसे को हम एक सेपरेटली अकाउंट में शो करेंगे जिसका नाम है SPR अकाउंट। ये तो सब न्यूमेरिकल बातें ना, तो आपसे हो ही चुकी हैं। इसे बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे वो बात बाद में आएगी, बैलेंस शीट का तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं ना, पता ही नहीं हमें कुछ। जब हम थर्ड बुक में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको स्पेशलाइज कर देगा बैलेंस शीट के ऊपर, इसलिए आपको इस चैप्टर में से बैलेंस शीट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट बुक में जाएंगे तो वहां से बैलेंस शीट आपको समझ आएगी। यहां से शेयर कैपिटल हेडिंग जितना ही है बस बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग होता है, वहां पर 2 हेडिंग्स होते हैं, फिर आगे सब हेडिंग्स। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी साइड नहीं होती हमारी, नॉर्मली हम बैलेंस शीट में क्या बोलते हैं लायबिलिटी साइड, ये पार्टनरशिप सोल ट्रेड में रहता है। कंपनीज में लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर 2 हेडिंग्स होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स फंड जहां शेयर कैपिटल आती है, और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड आता है सब हेडिंग जिसमें शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में SPR शो होता है। अब इस SPR का यूज क्या है बेटा, इसके 5 यूजेस हैं, 5 पर्पस हैं इसके पैसा लेने के। मीन्स हम 10 का शेयर 12 में क्यों बेच रहे हैं, 100 का शेयर 110 में क्यों बेच रहे हैं। कंपनी उस 10 रुपए का क्या करेगी, कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल उस 10 रुपए को एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट करेगी, जो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। उसके 5 यूजेस हैं। अगर कभी
फुली पेड बोनस शेयर देने पड़े तो किसको देंगे हम? अपने शेयर होल्डर को देंगे। तो इट मीन हमने एसपीआर किससे चार्ज किया बेटा? बताओ किससे चार्ज किया? अपने शेयर होल्डर से। तो बोनस भी किसको देंगे? अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। बोनस शेयर समझते हो क्या होते हैं? फ्री शेयर्स। कंपनी आपको फ्री में शेयर देती है। जैसे किसी के पास अगर 10,000 शेयर्स हैं तो उसे 1,000 शेयर फ्री दे दिए 1:10 की रेशो में। 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। मीन्स अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो उसके ऊपर 1 शेयर फ्री मिलेगा। पता है 2+1 का ऑफर होता है, 2 के साथ 1 फ्री। ऐसी कंपनी 10 के साथ 1 दे देती है। इस तरह से बोनस शेयर देती है। नंबर 2, कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस आते हैं प्रीलिमिनरी, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के एक्सपेंस, जैसे प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना, एडवर्टीजमेंट का कोई एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंसेस है, रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन कंपनी की होती है, ये सारे खर्चे एसपीआर में कवर हो सकते हैं। अगर शेयर्स इशू करने में हमने कोई कमीशन दिया किसी को, क्योंकि जो शेयर्स है ना, वो पॉइंट भी मैंने आपको बताना है, हमारे शेयर अंडरराइटर्स के थ्रू इशू होते हैं। अंडरराइटर्स बैंक्स को बोलते हैं बेसिकली, जो कंपनी के शेयर्स बिकवाते हैं। और अगर कंपनी के शेयर सेल ना हो तो फिर ये लोग परचेज कर लेते हैं। इससे कंपनी का जो डर होता है ना 90% वाला, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होनी चाहिए, अगर 90% शेयर्स नहीं सेल हुए तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा, फिर वो डर खत्म हो जाता है कंपनी को। क्योंकि कंपनी शेयर्स इशू करवाती है ब्रोकर्स के थ्रू, अंडरराइटर्स के थ्रू, ये कभी हम बाद में करेंगे डिस्कस। या कंपनी डिस्काउंट देती है अगर किसी टाइम पे, तो वो जो लॉस होता है डिस्काउंट वाला या कमीशन, वो इस एसपीआर में से कवर होता है। वैसे शेयर्स पे डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिवेंचर्स पे है। इसलिए अगर कल को डिवेंचर्स चैप्टर करेंगे जब हम सेकंड टर्म में, तो वहां डिवेंचर्स जब इशू करेंगे तो डिस्काउंट पे करेंगे। वो भी उल्टा हो जाएगा ना, 10 का शेयर कितने में इशू करेंगे? 9 में। 10 रुपए का डिवेंचर 9 रुपीज में इशू करेंगे, तो 1 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। जैसे अब यहाँ पे हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, तो कई बार डिस्काउंट भी दे देते हैं। 10 का शेयर 9 रुपीज में, तो वो 1 रुपए जो डिस्काउंट है वो यहाँ से कवर होता है। बट न्यू एक्ट के मुताबिक शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर्स इशू हो सकते हैं। और कभी कभी जब हम डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, बताया था ना आपको रिडम्पशन क्या होती है, जब उनका पैसा रिटर्न किया जाता है, पे बैक किया जाता है, तो उस टाइम, या हम अपने इक्विटी शेयर्स को भी परचेज करते हैं मार्केट से। तो 3 तरह की चीजें हो रही है बेटा यहाँ पे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। जो 2 वर्ड्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इनके लिए होती है रिडम्पशन। इनकी जो रीपेमेंट है उसका नाम होता है रिडम्पशन, जब कंपनी इनका पैसा वापस करती है। क्योंकि डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों टेम्परेरी हैं, ये 10 साल 15 साल के लिए मैक्सिमम इशू किए जाते हैं, या 20 साल मैक्सिमम टाइम होता है। उसके बाद इनका पैसा रिफंड करना होता है, या मे बी 5 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम अगर हम उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो एसपीआर में से कवर हो सकता है। या हम अपने ही शेयर, कौन से? इक्विटी शेयर, जब हम अपने इक्विटी शेयर मार्केट से क्योंकि इक्विटी शेयर का पैसा कभी रिटर्न नहीं होता, इसका कभी रिडम्पशन नहीं होती। जब इक्विटी शेयर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं बाय बैक। तो उस टाइम जब हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक, तो वो भी एसपीआर में से कवर होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो मोस्टली ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स आते हैं, बोनस शेयर्स के लिए या कैपिटल लॉस कवर करने के लिए। बट ये इसका यूज है एसपीआर। बस यहां तक करेंगे, उसके बाद तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा शेयर फॉरफीचर। ये सब क्वेश्चन एक जैसे हैं तो हम ज्यादातर हर क्वेश्चन में जाएंगे, पहले टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब सब नॉलेज आपके पास होगी उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें सब कंप्लीट होगा। तो अभी पेज नंबर देख लेते हैं कहाँ पे पहुंच गए हम। शेयर फॉरफीचर नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए इसके अंदर। ये आपको सब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, एमसीक्यूज वगैरह, ये सब हमने डाल दिए अलग से। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पर है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें अलग केस आता है। आपको पता था ना शुरू में 2 तरह के इश्यूज होते हैं, कैश में और एक अदर देन कैश। पर ये टॉपिक हम बाद में करेंगे, पहले आपको नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर करवाएंगे। चलो वो मैं ढूंढूंगा नेक्स्ट आगे के स्लाइड में होगा। ओके, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। ओके।